नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। आज इस वीडियो में जिक्र करेंगे नेपाल का, क्योंकि वहां की आम जनता कह रही है कि हिंदू राष्ट्र उसे घोषित कर देना चाहिए। हम पिछले काफी वक्त से देख रहे हैं कि नेपाल में प्रदर्शन हो रहे हैं। कभी कह दिया जाता है कि जेनजी परेशान है, कभी किसी और मुद्दे पर बहस चल रही है और वो जमीन पर उतर आए हैं वो लोग जो परेशान हैं सिस्टम से। और अब जो हम देख रहे हैं वो ये कि आम जनता प्रदर्शन करते हुए कह रही है कि हमें हिंदू राष्ट्र की घोषणा चाहिए। नेपाल में एक ही तरीके का पैटर्न बार बार देखने को मिल रहा है। यह सिर्फ उतना है जितना भर हम सबको दिख रहा है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट राजा मुनीप मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आपका स्वागत है सर। थैंक यू नम्रता जी। और चूंकि आप इंटरनेशनल मुद्दों पर काफी ज्यादा नजरें रखते हैं सर, नेपाल के संदर्भ में पूछना चाहूंगी, जो भी हमें देखने को मिल रहा है ये सिर्फ इतना भर है कि कभी जेनजी नाराज हो गया, कभी फला तबका नाराज हो गया, कभी संगठन नाराज हो गए, कभी ये मुद्दा कभी वो मुद्दा, पैटर्न एक जैसा, लेकिन सिर्फ हिंसा, आगजनी, प्रदर्शन और नारेबाजी, और अब लेटेस्ट हिंदू राष्ट्र की मांग। देखिए, नेपाल को अगर जहां तक हम स्टडी करते हैं तो नेपाल में काफी टाइम से अगर आप बोलेंगे कि एक जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस था उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन था। जो पिछली सरकार थी वहां पर वो आप कह सकते हैं कि एक नक्सलवाद आइडियोलॉजी को लेकर बहुत आगे तक चली थी। नॉट ट्रेडिशनली नेपाल जो है वो एक आप कह सकते हैं कि एक बीच में एक ऑर्थोडॉक्स तो नहीं मैं कहूंगा, मगर एक हाईली रिलीजियस सोसाइटी है, जहां पर उनके जो वैल्यूज हैं, उनके जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं, वो जो हैं वो उनके वो हिंदुइज्म से, वो रिलीजन से बहुत जुड़े हुए हैं। और जो हमने नेपाल में चेंजेस होते हुए देखे कि जो उनका एक कोशिश किया गया कि उनका सोशल स्ट्रक्चर जो है उसको धीरे धीरे चेंज किया जाए, चाहे फिर वो पिछली सरकार में था या उससे पहले जो हमने देखा कि वहां पे किस तरीके की तानाशाही के बीच में फेवरेटिज्म जो था वो बहुत ज्यादा था। तो लोगों के बीच में नेपाल में आप देखेंगे काफी टाइम से डेवलपमेंट काफी इश्यूज चल रहे हैं। दूसरा, वहां पर जो चेंजेस हुए हैं जिसको हम डेमोग्राफिक चेंजेस बोलते हैं, नमस्कार जी, मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। तेराई रीजन की अगर हम बात करते हैं, बॉर्डरिंग इंडिया, 1993 तक 3% जो पॉपुलेशन थी तेराई रीजन की, वो जो थी वो माइनॉरिटी पॉपुलेशन थी। बट वही पॉपुलेशन 96% हो गई 2014 में आके। तो एक बहुत छोटे से गैप में पूरा एक रीजन का जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ, उसका जो डे टू डे लाइफ पे जो असर पड़ा है, उसका जो सोसाइटी पे असर पड़ा है, सोशल नॉर्म्स पे असर पड़ा है, उसको लेकर जो है हम देखते हैं कि वहां पर जो है अनरेस्ट बहुत ज्यादा है, एंड अनएम्प्लॉयमेंट की वहां पे प्रॉब्लम है। पॉपुलेशन जो है बाय एंड लार्ज बहुत यंग है, युवक हैं, जेनजी जिनको हम बोलेंगे वो हैं। तो जेनजी की जो एस्पिरेशंस हैं वो जो है वो कोई भी अभी जो सरकार है वो कंप्लीटली उसको फुलफिल नहीं कर पा रही है। दूसरा, एक्सटर्नल जो हम बोलते हैं कि बाहर से जो इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग हुई है, जो हमने यहाँ जंतर मंतर प्रोटेस्ट में भी देखा कि नेपाल बना देंगे, तो उसको आप नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि काफी टाइम से कोशिश चल रही है कि नेपाल में सोशल इंजीनियरिंग करके अलग अलग हब बनाए जाएं। चाहे फिर वो चाइना ने जब अपना रेल प्रोजेक्ट ऑफर किया था BRI के अंडर, चाहे वो है, या अगर अमेरिकन की अगर हम मिशनरी जो एक्टिविटीज हैं वो हमने नेपाल में बहुत बढ़ती हुई देखी हैं। अबाउट 500,000 तक पहुंच गई थी बीच में एक टाइम पर उनके कन्वर्जन रेट्स पे। तो दोनों तरफ से जो है एक जियोपॉलिटिकल कंटेस्टेशन जो है दोनों के बीच में चल रहा है। और नेपाल जो है वो, अगर आप देखेंगे कि भारत की सीमा के साथ जुड़ा हुआ है, और अगर हम अभी अपनी ईस्टर्न बॉर्डर्स को देखते हैं तो आप देखिए बांग्लादेश में भी सेम हालात हैं, नेपाल में भी सेम हालात हैं। तो एक कहीं ना कहीं जो आपका ईस्टर्न सेक्टर है, जो आपकी ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनको कहीं ना कहीं आपका आप कह सकते हैं डिस्टेबलाइज करने के लिए जो है उसकी भी कोशिश की जा रही है। अच्छा, नेपाल का आप देखेंगे यूपी के साथ बड़ा डायरेक्ट कनेक्शन भी है, बिहार के साथ बड़ा डायरेक्ट कनेक्शन है। ठीक है, तो ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि अगर हम मदरसों की बात करते हैं, अगर हम जो इन्फिल्ट्रेशन बाय मदरसा थे, चाहे वो यूपी में थे, चाहे वो नेपाल के बॉर्डर्स में थे, बॉर्डर्स खुले हुए हैं, तो लोगों का आना जाना, उनका प्रीच करना, उनका तरीका जो है वो बड़ा सिमिलर रहा है। तो उस चीज पे भी कर्व नहीं रही है। तो अब जो हम नेपाल में ये देख रहे हैं कि जो पिछले आप कह सकते हैं 10 सालों में जो एक आवाज जो है उनकी, जो एक सोसाइटल इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग चेंज जो उन पे आप कह सकते हैं कि उन पे थोपी जा रही थी, उस चीज का बैकलैश जो है वो आना शुरू हुआ है। क्योंकि अब जेनजी को ये लगता है कि नेपाल में जो सरकार है वो उनकी अपनी है। बीरेन शाह को उन्होंने
उन्होंने ही को जो लाया है है, पावर बिल्कुल में बिल्कुल लाया हुआ है, बिल्कुल उन्होंने ही बिल्कुल। लाया है। तो पावर जो अब है, जेंजी को ये लगता है कि नेपाल की जो पावर है वो हमारे हाथ में है, तो जो जैसे हम चाहें, जो हम चाहें वो हम सरकार से मना सकते हैं। मगर इसके देखें, इसके दो पहलू हैं। स्ट्रीट वायलेंस जो है वो एक आपका एक डेमोक्रेटिक सेटअप में वायलेंस जो है वो डिसेंट जो है वो आपका राइट है, बट वायलेंस जो है वो आपका राइट नहीं है। और सर सेम पैटर्न पर है, कहीं ना कहीं मतलब अगर आपको और तख्ता सेम पलट करना पैटर्न है पे तो भी वही पैटर्न है, अगर आपको बालिन शाह तक भी अपनी बात पहुंचानी है तो भी वही पैटर्न है। अच्छा, एक चीज और मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी, नारे लग रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहां से भगाया जाए। 4% वहां पर मुस्लिम आबादी है और हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की जा रही है। ये मैं थोड़ा सा समझना चाह रही हूं, आपने बॉर्डर इलाकों का भी जिक्र किया, यही इसी में ऐड ऑन कर देती हूं कि बॉर्डर इलाके जो हैं वहां पर लगातार मदरसों की संख्या एकदम से बढ़ रही है। जी। बॉर्डर इलाकों में मदरसों की संख्या बहुत बड़ी है। जैसे मैंने आपको कहा, 4% अगर माइनॉरिटी है, उसमें से 96% जो है वो तेराई रीजन में बैठे हुए हैं। तो एक ये पूरा कंसंट्रेटेड इन्होंने जो है बॉर्डर पे जो है तेराई, जो हमारा रीजन है, जो यूपी और बिहार के साथ बॉर्डर मिलता है, उस पर जो कंसंट्रेशन है उसका भी एक बहुत बड़ा असर पड़ा है। दूसरा, हिंदू राष्ट्र की मांग ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे नेपाल में ट्रेडिशनली दे आर फीलिंग थ्रेटेंड। जितने ये घुसपैठियां अंदर आ रहे हैं बांग्लादेश से, जो इनके अंदर जो माइग्रेशन हो रही है, उस चीज को लेकर बहुत सी आप कह सकते हैं नर्वसनेस है वहां के लोगों में। और हिंदू राष्ट्र की मांग वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप देखें कि जो पैटर्न हमने बाकी जगह भी देखा है कि इलीगल इमिग्रेंट्स आ जाते हैं, फिर वो नकली आधार कार्ड बना लेते हैं। इंडिया में हमने देखा, नकली आधार कार्ड बिल्कुल। बना लेते हैं, वोटिंग कार्ड बना लेते हैं। तो उस चीज से बचाने के लिए नेपाल को, कि कहीं जाके अगले 10 साल, 15 साल या 20 साल में ये जो डेमोग्राफी है ये नेपाल की सब्सटैंशियली चेंज ना हो और उनका जो इथोस और कल्चर है उसमें कोई रुकावट ना आए, उस चीज को लेकर मेरे ख्याल से ये कॉन्स्टिट्यूशनल कह सकते हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मांग है उनकी कि इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर किया जाए, ताकि जो उनका सभ्यता है, जो उनका कल्चर है, जो उनका रिलीजन है, उसकी जो प्रोटेक्शन है वो जो है वो नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड रहे और उसको कहीं से थ्रेट ना मिले। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है सर, इतना लंबा वक्त तक राजशाही का दौर वहां पर सबने देखा, फिर लोकतांत्रिक देश के तौर पर अब नेपाल काम कर रहा है और तभी से हम देख रहे हैं कि इतना उथल पुथल। अच्छा, जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो कह रहे थे कि नेपाल बना देंगे, नेपाल वाले अपने में परेशान हो रहे हैं। ये जो राजशाही की मांग उठ रही है, आपको लगता है कि वापस से इस मांग को पूरा करने में ये जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कामयाब हो पाएंगे? देखें, जो जेंजी का सॉरी, जो हम नेपाल में इस वक्त जेंजी का एक रोल देख रहे हैं इलेक्शन में, आई एम सो सॉरी, कोई बात नहीं सर। वो आप नकार नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि इनकी पॉपुलेशन बहुत ओवरवेलमिंगली हाई है, उसको लेकर जो इनके पास स्ट्रीट पावर है बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं जो भी पॉलिटिकल पार्टी नेपाल में डेमोक्रेटिक वे में आना चाहती है, उसको जेंजी का वोट लेना पड़ेगा। और अगर जेंजी की एक ओवरवेलमिंगली डिमांड होगी हिंदू राष्ट्र की, तो वो उसको नकार नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर वो उसको नकारेंगे और अगर इनकी डिमांड्स को नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो जेंजी है वो शायद उनके पीछे ज्यादा खड़ा नहीं रहेगा। दूसरा, जेंजी के साथ प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम ही कहूंगा मैं, क्योंकि इनको अपने आप को पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज करना नहीं आता है। इनमें इनमें आप देखेंगे कि इनको स्ट्रीट पावर समझ आती है। हमने बांग्लादेश में भी देखा कि स्ट्रीट पावर के थ्रू ही इन्होंने शेख हसीना को भी उतारा था। तो ये एक थोड़ा सा डेंजरस ट्रेंड है और इसको कौन सी गवर्नमेंट कैसे इसको चैनलाइज करती है और इस चीज को कैसे रोकने में कामयाब होती है, वो देखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा कि वायलेंस डेमोक्रेसी में आंसर नहीं है, डिसेंट है, प्रोटेस्ट है, प्रदर्शन है, मगर पीसफुल रहना चाहिए। तो अगर नेपाल स्टेट कहीं जाकर एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज जेंजी को ये देती है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं बट वायलेंस नहीं कर सकते, और अगर वो लाइन कहीं ये ड्रॉ करते हैं, तो मेरे ख्याल से कहीं तब जाके जो है ये एक सेम्बलेंस ऑफ पावर जो है, ये इसका बैलेंस जो है नेपाल में बैठेगा। वरना हम ये छोटे छोटे मुद्दों पर नेपाल में जो हम हैं, हम किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई उनको भड़काता रहेगा, क्योंकि हर एक के अपने इंटरेस्ट है। देखें, पिछली पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो पावर में वापस आना चाहती हैं। चाइना का अपना इंटरफेरेंस है, हमारा अपना इंटरेस्ट है, अमेरिकन का अपना इंटरेस्ट है। तो कोई ना कोई किसी न किसी मुद्दे को लेकर इनको भड़काता रहेगा और ये जो आग है ये भड़कती रहेगी नेपाल में, ये शांत इतनी जल्दी नहीं होने वाली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए और नेपाल के इस मुद्दे पर विस्तार से हमारे दर्शकों को ये सारी जानकारी देने के लिए। फिलहाल नेपाल में जो सारी चीजें हो रही हैं, परिवर्तन की मांग हो रही है, एक नया मुद्दा वहां पर उठाया जा रहा है, लेकिन पैटर्न सेम है, सड़कों पर उतरना, आगजनी करना, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करना। इस पर आप क्या कुछ राय रखते हैं? जो तस्वीरें आपके सामने हैं उनको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और बाकी खबरों के लिए NMF न्यूज देखते रहिए। नमस्कार।